हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका अपना विष्णु सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड इसी के साथ मैं बता दूं कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है बिजनेस लॉ का, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट जाके उस लेक्चर को देखें एंड देन इस लेक्चर को देखें, वरना आपका बहुत कुछ छूट जाएगा एंड एग्ज़ाम पर्पज से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें एंड देन उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसी के साथ हम अपना आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज हमारा बिजनेस लॉ का सेकंड यूनिट है एंड हम डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड यूनिट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फ्रेंड, डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे इसकी डेफिनेशन, व्हेन द राइट्स एंड obligations arising out of contract are extinguished, the contract is said to be discharged or terminated. A contract may be discharged by any of the following ways. जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होना ही डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी माध्यम से ख़त्म करना, या तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी कर दी हों तब हम ख़त्म करेंगे, या फिर इनमें से किसी भी वे से वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होता है। इसी का अगर हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग मैंने अपने आसान इंग्लिश के वर्ड्स में लिखी है, जो आप पढ़ सकते हैं। डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस between the parties to a contract. It occurs when the parties fulfill their obligations under the contract, or when the contract is brought to an end by agreement, breach or operations of law. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारा अनुबंध है, उसका निर्वहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुबंध की जिम्मेदारियों को पूरा किया जाता है और अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो जितनी भी शर्तें हैं उन सबको हम पूरा कर देते हैं एंड देन उसका हम डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसको हम डिस्चार्जेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड ये कई बेसिस पे किए जाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट बेस जिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं वो है परफॉर्मेंस बेस पे। परफॉर्मेंस बेस पे हम 2 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ था कि परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, वो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस में लिखी होती है एंड उससे हम तुलना करते हैं, उससे हम देखते हैं कि जो अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है, यानी कि जो परफॉर्मेंस की गई है, जो इनके द्वारा जो एक्शंस लिए गए हैं वो कितने हद तक लिए गए हैं। मतलब जो हमारी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है एंड जो अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है, इनमें कितना डिफरेंस रह गया है। एंड ये देखने के बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें एक जो मेन वर्ड आता है वो है टेंडर। टेंडर क्या है? टेंडर, द टेंडर नॉट एक्चुअल परफॉर्मेंस बट इट इज ओनली एन ऑफर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कहा गया है, टेंडर जो है वो कोई काम करना नहीं है। टेंडर जो है वो एक काम को करने का ऑफर देना है। मतलब जब हम किसी को काम करने का ऑफर देते हैं ऑफिशियल वे में, देन हम उसे टेंडर कहते हैं। इसके कुछ वैलिड टेंडर के कुछ एसेंशियल्स लिखे गए हैं, कुछ मान्यताएं लिखी गई हैं जो ये हैं। एंड उम्मीद है आप इनको पढ़ लेंगे बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट ये काफ़ी आसान है, इसलिए आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। एंड अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे ज्वाइन होके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट्स। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय एंड और एग्रीमेंट। So, a contract is created by means of an agreement. It may also be discharged by another agreement. मतलब ये क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबको पता ही है कि एग्रीमेंट बेस पे ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। जब एग्रीमेंट
पूरी तरह से कानूनी हो तब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट के बेस पे ही क्रिएट होता है। सो ये क्या कह रहा है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट के बदले दूसरा एग्रीमेंट बनता है, तब भी हम पहले जो एग्रीमेंट बना हुआ था उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी कि समाप्त कर देते हैं। इसके दो तीन मेन पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट इज नोवेशन। नोवेशन यानी कि क्या? नयापन लाना। नयापन यानी कि जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसे हम खत्म करके कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन यानी कि उसी को ऑल्टर करना। जो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को हम ऑल्टर कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, एंड उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज़ हटा रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज रिसेशन। So friends, rescission, a contract may be discharged before the date of performance by agreement between the parties to effect that it shall no longer bind them। मतलब ये क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म किया जा सकता है डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जब अगर उसकी परफॉर्मेंस हो जाती है, मतलब उसका जो काम है अगर वो समाप्त हो जाता है, उसमें जो लिखी गई चीज़ें हैं अगर वो हो जाती हैं तो हम उसे कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अगर रिसेशन पीरियड आ जाता है देन भी हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, एंड वो है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबल और इनलीगलिटी। मतलब क्या कह रहा है? जब डिस्चार्ज यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुल्ली इनलीगलिटी के साथ ख़त्म कर दिया जाए। अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ करेक्ट। इफ यू करेक्ट द समथिंग इम्पॉसिबल द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इनिशियो। हमने पहले भी पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वो एग्रीमेंट जो बिल्कुल ही गैर कानूनी हो जाए। मतलब क्या कि ये बने तो कानूनी तौर पे थे, बट धीरे धीरे ये किन्हीं किन्हीं कारणों से कानून से विमुख होते चले गए और कानूनों को फॉलो करना बंद कर दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जिसके कारण इसको डिस्चार्ज करना जरूरी हो जाता है, एंड एंड में इसे डिस्चार्ज करना पड़ता है। द फोर्थ थिंग इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय सीमा द्वारा निर्वहन। इसमें मेनली दो पॉइंट होते हैं। समय सीमा की समाप्ति, मतलब कि एक्सपिरेशन ऑफ टाइम लिमिट्स, जब अनुबंध की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाए। यानी कि मान लो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 5 ईयर्स के लिए किया, एंड 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा खत्म हो जाएगा, चाहे वो हमारे गोल्स अचीव हुए हों या ना हुए हों। एंड द सेकेंड थिंग इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। यानी कि मान लो हमारा जो गोल है वो अभी अचीव नहीं हुआ है, देन हम उस केस में क्या करेंगे? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेथ से पहले, ये जो पॉइंट लिखा है ये डेथ है। डेथ का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का जो टाइम होता है उसे ही डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सो इसमें क्या बोला गया है कि डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन, डिस्चार्ज बाय एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट में क्या कहा गया है कि जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला हो उससे पहले ही हम कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, उसकी जो टाइम लिमिट है उसको हम बढ़ा देते हैं, उसको ऑल्टर कर देते हैं। ये भी ऑल्टर के पॉइंट में आ जाता है। एंड द फिफ्थ इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के किसी ऑपरेशन द्वारा कैंसल कर दें। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द फॉलोइंग केस। लाइक जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, मतलब जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना होगा, एंड इसके लिए हमें कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है। लाइक जो मरा है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर मरा है, उसकी हमें डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कोर्ट में देनी पड़ती है। सेकेंड थिंग इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी आप पढ़ चुके होंगे। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है
बिल्कुल ही पैसे ना रहना, खुद को वर्ड याद नहीं आ रहा है, खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर देना ही इंसॉल्वेंसी कहलाता है। जिसके पास कुछ भी एसेट्स ना बचे हों उसी को इंसॉल्वेंट कहते हैं। सो थर्ड थिंग इज मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर ऑफ राइट्स, समथिंग inferior right of person under the some और अदर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिसमें दो कॉन्ट्रैक्ट्स को मर्ज करना पड़ जाए, तो उसी को हम मर्जर ऑफ राइट्स कहते हैं। लॉस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट्स के एविडेंस जो है वो हमारे पास ना हो, किसी कारण से वो खत्म हो जाए, एंड देन जब उसके ऊपर कोई केस करेगा तो हमारे पास बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एविडेंस हमें इसको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। द सिक्स्थ पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय breach of contracts. Discharge by breach of contract. A contract is sometime discharged by it breach generally. It's breach generally. Breach of contract means refused or future of any one party to perform its contractual obligations under the contract. Specifically, a breach of contract occur when a party to a contract does any of them following things. सो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। फॉलोइंग फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें क्या कहा गया है, डिस्चार्ज बाय ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जब कोई जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको करने के लिए उस काबिल ना बचे, तब हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ता है। ये उसी की तरह हो जाता है जैसे कि इंसॉल्वेंट हो जाना, या फिर जिसके पास यूनिट ही ना बचे हों, या जिसके पास पैसे ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज इंडेमिनिटी एंड गारंटी कंट्रोल, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एंड इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज का। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity एंड गारंटी आर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो तरह के, ये जो दो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये बहुत ही मतलब रेयर ही देखे जाते हैं। ये किस तरह से हैं? ये जो है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में क्या है, इंडेमनिटी एक ऐसा समझौता होता है, ये एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पक्ष जो होता है, एक पार्टी जो होती है, वो दूसरी पार्टी को किसी भी नुकसान या हानि के लिए मुआवजा देने का वादा करती है। ये प्रॉमिस करती है कि आप कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई, उसका मुआवजा मैं दूंगा, बट एग्रीमेंट मतलब जो आपका काम है वो आप करिए। इंडेमनिटी का उद्देश्य इंडेमनिफाइड पक्ष को किसी भी संभावित नुकसान से बचाना होता है। मतलब जो ये पक्ष है जो अपने मतलब जो नुकसान में है उसको किसी भी होने वाले नुकसानों से बचाने के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। द सेकेंड इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू enable a person to obtain a employment or a loan, some goods or service on क्रेडिट। लाइक इसका एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, किसी एमएनसीज में काम करते हैं, देन आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एंड उसी के बेसिस पे आपको जो वो कंपनी होती है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है आगे आपकी कैपिटल फॉर्मेशन में। बिकॉज अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको कब पेमेंट करना है, कैसे करना है, और उसमें बाकी जो आपके ईपीएफ वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वो बना होता है, एंड उसी के बेसिस पे आपको वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी एमएनसीज कंपनियां होती हैं जिनमें आप काम करते हो। सो उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद इसके डिफरेंसेस हैं कि इन दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें क्या क्या अंतर है, या प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट आता है रिवोकेशन ऑफ गारंटी।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रिवोकेशन ऑफ गारंटी मीन्स कैंसलेशन ऑफ गारंटी ऑलरेडी एक्योर्ड। मतलब जो रिवोकेशन है इसमें ये मतलब जो गारंटी हमने दी है उसमें उसी को कैंसिल करना या उसी के कैंसिल की जो शर्तें हैं वो जब उसमें लिखी रहती है और जिसको हम रिवोकेशन ऑफ गारंटी कहते हैं। सो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है श्योरिटी एंड लाइबिलिटी। श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, सॉरी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। द फॉलोइंग आर द मोड्स और circumstance under which a surety is discharged from his liability। इसके तीन जो ये पॉइंट है, नोटिस बाय श्योरिटी, डेथ ऑफ श्योरिटी एंड नेशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि श्योरिटी विश्वास बढ़ता है, श्योरिटी दायित्व से लाभ लाभ होते हैं। बट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं श्योरिटी दायित्व होते क्या है। सो श्योरिटी दायित्व एक प्रकार का लाइबिलिटी ही होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ये श्योरिटी देते हैं कि दायित्व के लिए उत्तरदायित्व मैं होऊंगा, आप अपना काम करें। श्योरिटी दायित्व के ही दो टाइप्स हमने अभी पढ़े थे, जो कि इनमें से एक था इंडेमनिटी एंड दूसरा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों ही टाइप्स श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जिसमें हम एक तरह की श्योरिटी देते हैं कि आपका कोई भी नुकसान होगा तो हम भरेंगे, आप अपना काम कर लीजिए। जिसमें हम या तो नोटिस के द्वारा श्योरिटी देते हैं, और अगर कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट हमें कैंसिल करना है तो उसका डिस्चार्ज करते वक्त हमें, अगर उसका कॉन्ट्रैक्टी मर गया है तो उसके डेथ ऑफ श्योरिटी देना पड़ता है, मतलब उसके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और नोटेशन मतलब नोटिस भेजना पड़ता है उससे पहले, जिसको हम श्योरिटी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये खत्म होता है। कल के कॉन्सेप्ट हम बेलमेंट एंड प्लेट्स पढ़ने वाले हैं, बट इससे ये सारे नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो में। सो प्लीज़ आप ये नोट्स से पढ़ें। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारे ही नोट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और सिर्फ बिजनेस लॉ के नहीं, बाकी सारे ही सब्जेक्ट जो बीए बीकॉम वाले बच्चों को, सोल के बच्चों को पढ़ने होते हैं, उन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू।